जय दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, ये बात तो तय है कि नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी सरकार बनाने के लिए तैयार है। एक बात और जो क्लियर है वो ये कि इस बार कोएलिशन मतलब गठबंधन की सरकार बनेगी। मतलब बीजेपी जो अपनी कोर नीतियां हैं उनके ऊपर काम नहीं कर सकेगी, और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मैटर है जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी की कोर पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा है, और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की एंट्री के बाद इस चीज के ऊपर काम करना अब काफी हद तक कठिन हो जाएगा। अब ऐसे में अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन में लोगों ने जितना भी भरोसा इस बार दिखाया, उसने उसका सम्मान किया और बुधवार को शामिल बैठक करके घोषणा कर दी कि हम सही समय का इंतजार करेंगे। इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि फिलहाल इंडिया गठबंधन विपक्ष में ही बैठेगा, सरकार बनने की वो कोई कोशिश फिलहाल नहीं करेगा। वैसे एक बात यह भी समझने वाली है कि अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और लोक जनसत्ता पार्टी भी अगर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाती है तो भी 5 सीट का एक गैप बच जाएगा इंडिया अलायंस को बहुमत पेश करने के लिए। और उस कंडीशन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, तो सरकार इंडिया अलायंस के लिए बनाना वैसे भी आसान नहीं था। सही है, सिवाय इसके इंडिया गठबंधन के पास कोई चारा भी नहीं था। नीतीश और चंद्रबाबू ने टूटने से इनकार कर दिया है, और ऐसे में इन दोनों का पेशेंस खत्म होने की राह अब तकने के अलावा विपक्ष के पास में कोई और ऑप्शन है भी नहीं। लेकिन विपक्ष में बैठने का साफ निर्णय उन्होंने अभी तक घोषित भी नहीं किया है। करते तो कोई क्या ही कर लेता, कम से कम फिलहाल तो उन्होंने एक तरह की राजनीतिक ईमानदारी दिखा दी। बहरहाल, तमाम हालात साफ होने के बाद आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार मिलीजुली सरकार बनने जा रही है। चाहे हम लोग गुजरात की बात कर लें या हम सेंट्रल की बात कर लें, केंद्र में ये उनकी तीसरी सरकार होगी, लेकिन अभी तक उन्होंने पूर्ण बहुमत वाली सरकार को ही डायरेक्ट किया है। निश्चित रूप से इस बार उनके सामने कई सारी चुनौतियां होने वाली हैं, लेकिन जिस विश्वास के साथ वे आगे बढ़ रहे हैं, लगता है कि मिलीजुली सरकार को भी वो अच्छे से चला लेंगे। राजनीति में कब मुलायम होना है और कब कठोर होना है, ये वो अच्छी तरह जानते हैं। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, इन लोगों को मिलीजुली सरकार चलाने का जो एक्सपीरियंस था वो शायद ही मौजूदा सरकार में किसी के पास नहीं है। बट स्टिल नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हम लोग कम नहीं आंक सकते। वैसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की सभी मांगे मानना भी इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कुछ कम पर इन दोनों को मनाना वो जानते हैं, क्योंकि नीतीश और नायडू पहले भी एनडीए सरकार में रह चुके हैं। इसलिए वो बड़े मंत्रालय तो मांगेंगे ही, और मंत्रालयों में और किसी की दखलंदाजी ना हो इस तरह की मांग भी वो रख सकते हैं। लगता है दखलंदाजी ना करते हुए भी निगरानी रखना प्रधानमंत्री को आता है। उधर इंडिया गठबंधन नीतीश और नायडू को अपनी तरफ खींचने की कोशिशों में धीरे से ही सही पर लग चुका है। देर शाम तक हालांकि उन्होंने इन दोनों को साफ कह दिया था कि भैया, दरवाजा खुला है और अगर ना हो तो रास्ता भी खुला हुआ है। मतलब हमारी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। उधर एनडीए ने तो शपथ ग्रहण की तारीख भी तय कर दी, और वो शायद मोस्ट प्रोबेबली 8 जून को शपथ लेंगे। एक बार शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल का गठन हो गया, उसके बाद इंडिया गठबंधन के लिए गुंजाइश ना के बराबर रह जाएगी। फिर बस वो इस बात को लेकर छाती पीटेंगे कि हमने भाजपा को 272 सीट हासिल नहीं करने दी। मतलब आप एक बार सोचकर देखिए, कांग्रेस 100 सीट पार नहीं कर पाई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी 1 सीट नहीं जीत पाई। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये पार्टियां आखिर खुश किस लिए हो रही हैं। और लालू प्रसाद यादव के बेटे, उनका तो समझ में ही नहीं आ रहा है वो किस मतलब मुगालते में बैठे हुए हैं। वैसे इस बार के चुनाव के परिणाम कुछ अनोखे ही रहे। पहली बार है जब चुनाव परिणामों में चुनाव और उसकी प्रक्रिया में शामिल तमाम पक्ष खुश हैं। ईवीएम के हैक होने की बात भी कहीं से कहीं तक नहीं आई। दुखी होने का कारण किसी के पास भी नहीं, ये बात तय है। एनडीए इसलिए खुश है क्योंकि उसे पूर्ण बहुमत मिल गया है। कांग्रेस इसलिए खुश है क्योंकि वो पिछली बार से लगभग दुगनी सीटों पर जीत पाई। समाजवादी पार्टी इसलिए खुश है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसने भारी सफलता पाई, और कम से कम इस सबसे बड़े प्रदेश में भाजपा के विजय रथ को एक हद तक रोकने में कामयाबी भी पाई है। इंडिया गठबंधन में शामिल शिवसेना, उद्धव और शरद पवार की पार्टी इसलिए खुश है क्योंकि उन्हें लगता है कि चुनाव परिणामों से यह साबित कर दिया है उन्होंने कि असल शिवसेना और असल एनसीपी वही। ममता बनर्जी इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्होंने भाजपा को अपने प्रदेश में आधे पर ला दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैरत जताई है कि जीते हम हैं लेकिन खुश दूसरी पार्टियां हो रही हैं। लेकिन सच ये है कि इस बार खुश होने के सबके पास अपने अपने कारण हैं। इस बार तो चुनाव आयोग भी खुश है क्योंकि किसी ने भी ईवीएम की हैकिंग के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। चुनाव परिणाम आने से पहले जरूर आयोग की तरफ कुछ राजनीतिक दलों ने उंगलियां उठाई थी, लेकिन परिणाम जाहिर होते ही तमाम उंगलियां अपने आप ही पीछे उठ गई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बननी तय है, लेकिन इस बार जैसा कि मैंने आपको बताया, बीजेपी खुद के दम पर बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें पीछे रह गई।
ऐसे में सत्ता की चाबी कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के हाथों में आ गई है, क्योंकि कई मुद्दों पर टीडीपी और जेडीयू का स्टैंड बीजेपी से अलग रहा है। लिहाजा इस बार मोदी सरकार का अपने कोर एजेंडों के साथ आगे बढ़ना काफी मुश्किल भरा होने वाला है। तो चलिए तो समझते हैं वो कौन कौन से ऐसे एजेंडे हो सकते हैं जिनको लेकर टीडीपी और जेडीयू अड़ंगा डालेंगे। सबसे पहला तो आ जाता है भैया वन नेशन वन इलेक्शन। नीतीश का सपोर्ट है इसको, लेकिन नायडू का रुख इसके ऊपर साफ नहीं है। दरअसल देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना बीजेपी का एक बड़ा एजेंडा है। इसको लेकर बनी कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। कहा जा रहा है कि 47 राजनीतिक दलों में से 32 दल इसको लेकर तैयार हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर नीतीश कुमार ने अब तक खुलकर ना तो विरोध किया है और ना ही सपोर्ट किया है। सितंबर 2023 में जब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बात उठी थी, तब नीतीश कुमार इंडी अलायंस का हिस्सा थे। उन्होंने तब कहा था कि एक देश एक चुनाव की अवधारणा पुरानी है, ऐसा पहले होता था। हालांकि एनडीए के साथ आने के बाद जेडीयू ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर समर्थन किया था। चंद्रबाबू नायडू ने अभी तक वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ नहीं किया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बनी कमेटी के सुझावों को लेकर टीडीपी उन पार्टियों में शामिल रही है जिसने कोई जवाब नहीं दिया था। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना। नीतीश का इसको लेकर स्टैंड क्लियर है कि वो किसी भी हाल में इसको लागू होने नहीं देंगे। अब देखिए, देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना बीजेपी के कोर एजेंडे में हमेशा से शामिल रहा है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी की पुरानी पार्टी जनसंघ के फाउंडर रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी हमेशा से कहती आ रही है कि वो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। मोदी सरकार बनने के बाद भी कई बार इसको लेकर सदन में भी मुद्दा उठ चुका है। कई जहां पर ऐसे राज्य जहां पर की भाजपा की सरकार है, वहां पर इसको लेकर ट्रायल्स भी शुरू हैं। बीजेपी सांसद इसको लेकर प्राइवेट बिल भी ला चुके हैं। 28 जून 2023 को पीएम मोदी ने कहा था कि भारत को यूसीसी की जरूरत है, क्योंकि देश अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग कानून की दोहरी प्रणाली के साथ नहीं चल सकता। 3 तलाक के मामले में भी कई मुस्लिम कहते हैं कि यह उनका निजी मामला है जिसमें सरकार ना ही दखल दे तो बेहतर रहेगा। और नीतीश कुमार ने हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ ही बात करी है। जुलाई 2023 की बात मुझे याद आती है जब उन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत पर बिहार में यूसीसी लागू नहीं होने देंगे। इससे पहले 2017 में नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था कि यूसीसी लागू नहीं करना चाहिए। यूसीसी को लेकर टीडीपी का स्टैंड भी नीतीश कुमार की तरह ही रहा है। पिछले साल जुलाई में जब देश में यूसीसी पर चर्चा छिड़ी थी, तब कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करी थी, जिसके बाद नायडू ने कहा था कि वे हमेशा मुस्लिमों के हित की रक्षा के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे। उनकी पार्टी मुस्लिमों के हित के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाएगी। नीतीश कुमार और नायडू के स्टैंड से साफ है कि यूसीसी लागू करना मोदी सरकार के लिए अब बेहद मुश्किल होने वाला है। ये दोनों पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार से अलग हो सकती हैं, इसलिए मोदी सरकार अपने इस एजेंडे को शायद ही अब हवा देने की उतनी कोशिश करेगा। एक मुद्दा और आ जाता है। ये मुद्दा इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर आपको इसके बारे में काफी बातें सुनने को मिलती है, और वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव। और ये बात भी तय है कि नीतीश और नायडू दोनों ही इसका विरोध करेंगे। दरअसल हाल के कुछ सालों में बीजेपी के बड़े नेताओं ने काशी और मथुरा में विवादित स्थलों पर मंदिर बनाने से किनारा किया है। पिछले महीने एक इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि काशी और मथुरा में विवादित स्थलों पर मंदिर बनाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। इस चीज के ऊपर जब बात सोशल मीडिया पर फैली, तो हालांकि कई सारे जो हिंदुत्व का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो इस बात से बीजेपी से रुष्ट हो गए थे। हालांकि काशी और मथुरा में मंदिर बनाने का मुद्दा लंबे समय से बीजेपी के एजेंडे में रहा है। बीजेपी के कई बड़े नेता इस पर बयान दे चुके हैं, और इसी साल फरवरी में बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने राज्यसभा में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करने की भी मांग करी थी। दरअसल 91 में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आई थी। इसके तहत 15 अगस्त 1947 को वजूद में आए किसी भी धर्म स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि काशी और मथुरा में विवादित स्थलों पर मंदिर बनाने के लिए इस एक्ट को बदलना या खत्म करना बेहद जरूरी है। और क्योंकि इस बार बीजेपी को अपने बूते पर बहुमत नहीं मिला है, लिहाजा उसके सहयोगी खासकर के टीडीपी, जेडीपी और एलजेपी रामविलास वाले इस मुद्दे पर बीजेपी का साथ नहीं देंगे। ऐसे में यह तय है कि इस एजेंडे को मोदी सरकार इस बार आगे लेकर नहीं चल पाएगी। एक और खास मुद्दा है, और वो है मुस्लिम आरक्षण को खत्म करना। नीतीश इसके ऊपर चुप हैं, लेकिन टीडीपी खुलकर कर रही है मुस्लिम आरक्षण का सपोर्ट। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का मुद्दा बहुत प्रमुखता से उठाया था। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात कही थी। 30 अप्रैल को तेलंगाना में एक रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए संविधान का अपमान कर रही है, लेकिन उन्हें बता देना चाहता हूं
कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक दलितों और ओबीसी के हिस्से के आरक्षण को धर्म के आधार पर मुस्लिमों में नहीं बंटने दूंगा। मई 2024 आरा में अमित शाह ने कहा था कि आप 400 का आंकड़ा पार करवाइए, हम विभिन्न राज्यों में मुस्लिमों को मिल रहे आरक्षण को रद्द करने और पिछड़ा वर्ग को आगे करने में पूरी मदद करेंगे। मुस्लिम आरक्षण पर टीडीपी का स्टैंड बीजेपी के स्टैंड से एकदम उलट है। टीडीपी लंबे समय से मुस्लिम आरक्षण का सपोर्ट करती आ रही है और इस चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी के बयान के अगले ही दिन टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि हम शुरुआत से 4% मुस्लिम आरक्षण का सपोर्ट करते आ रहे हैं, यह आरक्षण जारी रहेगा। बिहार में 90 के दशक से ही मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिल रहा है। इस चुनाव में मोदी के बयान के बाद नीतीश कुमार ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन जदयू महासचिव ने जरूर इस पर बयान दिया। केसी त्यागी ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना मंडल कमीशन की भावनाओं के खिलाफ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चुनाव के वक्त भले ही नीतीश ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर मोदी का विरोध नहीं किया, लेकिन अब वे मुस्लिम आरक्षण खत्म करने पर सरकार का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार में मुस्लिम जदयू के वोटर माने जाते हैं। बिहार में लंबे समय से मुस्लिमों का आरक्षण मिल रहा है। टीडीपी और जदयू के स्टैंड से साफ है कि मुस्लिम आरक्षण को खत्म करना मोदी सरकार के लिए एक नामुमकिन सा टास्क है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है महिला आरक्षण का, और इस चीज को लेकर नीतीश कोटे के अंदर कोटे बनाने वाला जो दबाव है वो बना सकते हैं। देखिए, सितंबर 2023 की बात है, मोदी सरकार महिला आरक्षण विधेयक लेकर आई जो कि सदन में निर्विरोध पारित हो गया। इसके तहत राज्यों की विधानसभाओं और सांसद में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 यानी 33% आरक्षण का प्रावधान है। जब यह कानून बना तो कांग्रेस, राजद सहित कई पार्टियों ने कोटा, अंडर कोटा रिजर्वेशन की मांग करी। खुद नीतीश कुमार ने भी कानून का समर्थन करते हुए महिला आरक्षण बिल में एससी, एसटी और ओबीसी को अलग से आरक्षण दिए जाने की मांग करी। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार कोटा, अंडर कोटा की मांग कर सकते हैं। हालांकि टीडीपी ने बिना किसी बदलाव के महिला आरक्षण कानून का सपोर्ट किया था। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि भाजपा के सामने इस बार की सरकार चलाने को लेकर सामने जरूर आएंगे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक अहम हिस्सा होने वाले हैं इस बार मोदी मंत्रिमंडल का, तो ऑब्वियस सी बात है उनको जगह भी दी जाएगी एंड विधानसभा में परेशानी तो देखिए आनी ही आनी है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।